नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इलाके की उन खास हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज सेवा में हमेशा अग्रणी कार्य किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है, हमेशा समाज के सामने एक मिसाल साबित की हो, युवाओं को मोटिवेट किया हो, जो अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास किया हो। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति श्री गंगानगर के महामंत्री सुभाष जी सरावगी जी के पास। सुभाष जी सरावगी इलाके में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। जब कभी भी गौशाला का नाम आए या गौ सेवा का नाम आए तो उनका नाम हमेशा अग्रणी भूमिका में लिया जाता है, अग्रणी शब्दों में उनका नाम लिया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे किस तरह चल रही है गौ सेवा, किनके विचारों से प्रेरित होकर वो गौशाला में आए, गौ सेवा में आए, और क्या क्या वो कार्य जो क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति द्वारा करवाए जाते हैं और किस तरह के साल के अंदर कार्य व्यवहार होते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो सरावगी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब। मैं सुभाष सरावगी पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ। क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति की स्थापना 1992 के अंदर समाज के प्रमुख समाज सेवी लोगों द्वारा की गई थी, जिसमें अग्रणी भूमिका के अंदर श्री इंद्रचंद जी मुंदड़ा, श्री राधाकिशन जी चमड़िया और हनुमानदास जी चमड़िया, बंसीराम जी बंसल और इस तरह से इलाके के 10-15 लोग थे, जिनमें राम कुमार जी मंजू, कस्तूरीलाल जी गोयल गोलूवाला से, शिव नारायण जी शर्मा, प्रयाग जी मोता जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर थे पशुपालन विभाग से, संतलाल जी तिवाड़ी नौर से और वेद प्रकाश जी गर्ग। इन व्यक्तियों की सहयोग से इस क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य गौशालाएँ नई स्थापित करना, जो बेसहारा गोवंश है उसको गौशालाओं में लाना और उसकी सेवा शुश्रूषा करना, और उसके अलावा गौशालाओं के अंदर जो भी उस समय समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को एक जगह इकट्ठा करके जिला स्तर पर संबंधित विभागों से उसका समाधान करवाना, यही प्रमुख उद्देश्य था। तो सरावगी जी, बात करें क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति का गठन कौन से साल किया गया? 1992 में इसका गठन हुआ था, जो कि 2002 में इसका पंजीयन हुआ, क्योंकि उस समय पंजीयन की प्रक्रिया जयपुर होती थी, तो वो जयपुर में हमारा ये पंजीयन लंबित पड़ा रहा। जब गंगानगर के अंदर सहकारी संस्था का यहाँ विभाग खुला और प्रथम जो यहाँ रजिस्ट्रार आए तो उन्होंने इसका पंजीयन किया, इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन 2002 के अंदर हुआ था। 13 नंबर रजिस्ट्रेशन है और ये संस्था तभी से अनवरत रूप से कार्यरत है। इसके अंदर शहर के प्रमुख समाज सेवी लोगों का ही योगदान है, और कोई ये संस्था प्रमुख भूमिका इसकी क्या है, गौशालाओं की समस्याओं का हल करना ही प्रमुख उद्देश्य रहा है। उस समय हमारे पास गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ज़िले सम्मिलित थे, क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िला बना नहीं था, और दोनों ज़िलों में मिलाकर के हमारे पास केवल मात्र 80 गौशालाएँ थी। गंगानगर के अंदर मात्र 30 गौशालाएँ चला करती थी, बाकी शेष गौशालाएँ हनुमानगढ़ ज़िले में थी, जो बाद में ज़िला अलग होने के बाद में इस समिति का विभाजन समय अनुकूल उसके अनुसार से इसका विभाजन हुआ, और गौशाला गंगानगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है वर्तमान में, और हनुमानगढ़ के अंदर जिला स्तर पर जो समिति कार्य कर रही है उसने अलग से जिला गौशाला संघ के नाम से कार्य कर रही है। तो सर, जो बात करें जाए जो अपनी इस वक्त की जो समिति है, मौजूदा कार्यकारिणी में जो कितने इसमें सदस्य हैं, और ये सदस्य सभी तहसील लेवल पे हैं या इलाके से अलग अलग लिए गए? वर्तमान में हमारी कार्यकारिणी में 11 सदस्य हैं, और वर्तमान के अंदर गंगानगर और अनूपगढ़, जो कि अभी 6 महीने पहले ही अनूपगढ़ जिला घोषित हुआ है, तो दोनों जिलों की एक ही समिति काम कर रही है। दोनों में मिलाकर के 11 तहसीलें हैं, और 11 तहसीलों के अंदर प्रत्येक तहसील से एक एक प्रतिनिधि लिया हुआ है,
क्योंकि हमारी कार्यकारिणी में 11 ही कार्यकर्ता हैं, इसलिए प्रत्येक तहसील का नेतृत्व इसके अंदर है। और बात की जाए, आप कितने समय से महामंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं? मैं क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति में 1 अप्रैल 2015 से निरंतर महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। उससे पूर्व में मैं इसमें कोषाध्यक्ष के रूप में 1992 से लेकर के सन 2000 तक मैं इसमें कोषाध्यक्ष था। बीच की अवधि में मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया था अहमदाबाद, इसलिए मैं इसमें कार्य नहीं कर सका, अपना योगदान नहीं दे सका। तो हम जैसे सर एरिया में गए, पूरे जिले में जैसे भ्रमण किया तो पता लगा भी वैसे तो क्षेत्रीय गौशाला जो विकास समिति उसमें 11 मेंबर आपने बताया है, लेकिन कानूनी दावे कोई भी मामला हो, कोई उस वक्त सबसे पहले नाम सुभाष शरावगी का लिया जाता है। सुभाष जी इस प्रॉब्लम का हल करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जो अनुभव है इस क्षेत्र में 1992 से क्या है कि मैं जो इसके पदाधिकारी रहे उनका अनुभव ही मुझे मिलता रहा और मैं सीखने का प्रयास करता रहा। राधाकिशन जी गुप्ता रिटायर्ड एडीएम थे बीकानेर से, प्रयाग जी मोता थे, वो पशुपालन के रिटायर्ड डायरेक्टर रहे हैं जयपुर से, और भी कई पढ़े लिखे लोग इसके अंदर थे जो गौ सेवी आदमी थे। उन्हीं के अनुभव से ही मैंने पिछले 30 सालों में जो भी अपना ज्ञान अर्जन किया उसी को ही मैं लोगों को बांट रहा हूँ। मेरे साथ और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। अध्ययन मेरा प्रमुख विषय रहा है, इसलिए क्या है सरकार के जितने भी परिपत्र आते हैं तो मैं उनका गहनता से अध्ययन करता हूँ। सरकारी अधिकारियों से भी मेरी वार्तालाप होती रहती है, तो उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे संस्था के जयपुर में बीकानेर में जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें मैं अवश्य रूप से भाग लेता हूं, जिससे कि वहाँ आने वाले वक्ताओं से मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो सर बात करें, जैसे इलाके में बात करते हैं तो जब गौ सेवा का जब जब नाम आता है आपका नाम लिया जाता है, तो इसके संस्कार कोई आपको बुजुर्गों से मिले या कोई जिंदगी में ऐसी घटना घटी कि आपका गौ सेवा के प्रति रुझान बढ़ता है? घटना का तो एक छोटी सी घटना मुझे याद है कि मैं अपने स्कूटर से जा रहा था बैंक की ड्यूटी ज्वाइन करने सुबह सुबह, और यहाँ खाड़िया सर्कल के थोड़ा सा आगे निकलते ही कोई रेडी के ऊपर मूली की रेडी लगी हुई थी और वो ठेले के ऊपर गाय ने उसके अंदर मुंह मार दिया। मुंह मारते ही उसका जो रेडी वाला था उसने बहुत ज़ोर से गाय के ऊपर लट से मार की और वो रेडी भी उसकी पलट गई। मैं स्कूटर से गिर पड़ा और मेरा हाथ टूट गया था। लोगों ने मुझे उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। क्योंकि बैंक में होने के नाते ज़्यादातर लोग मुझे जानते थे, व्यापारी वर्ग के और अन्य लोग, उन्होंने तुरंत ही हॉस्पिटल भर्ती करा दिया। उसके बाद मेरा गौ सेवा में हमेशा से विश्वास जम गया कि एक गाय ने छोटा सा अन्याय किया था कि गाय में भूखी थी वो, और उसने मुंह मारा और उसके मालिक ने उसको लट से इतना मारा कि वो बेहोश हो गई वहाँ। तब से मेरा मन पिघल गया। मैंने कहा यार गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। ये जीव है जो भूख के कारण ही उसने उसमें मूली के अंदर मुंह मारा था और कोई कारण नहीं था उसका। और उसका छोटे से इस कर्म के लिए उसको कितनी बड़ी सज़ा मिली कि उसने गाय के इतनी ज़बरदस्त लाठी मारी कि वो गिर पड़ी वहाँ। मैं तो गिरा ही गिरा, मेरा तो 2 महीने बाद इलाज हो गया, सही हो गया, पर मैं उस गाय का पता नहीं मुझे भी वो उसका क्या हुआ क्या नहीं। ये घटना ने मेरा जीवन बदल दिया था पूरा। उसके बाद में मैं कहीं भी गाय देखता हूँ लोगों से प्रार्थना करता हूँ भी भूखी गाय को मारना नहीं है कभी भी। हो सके तो आप 1 बाल्टी पानी पिला दो, 1 कप पानी पिला दो, कोई उसको हरा चारा खिला दो। तो ऐसा मेरा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को मैं मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि ताकि लोग गौ सेवा की ओर जुड़ें। तो बात करें अपनी इस समिति में, इस वक्त गंगानगर में कितनी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं जो समिति के अंदर या इसके नीचे या इसके साथ कार्य कर रहे हैं? सर वर्तमान में हमारे पास 130 गौशालाएँ दोनों जिलों में कार्यरत हैं, जिनमें से 105 गौशालाएँ जो कि अभी भी सरकार के नियमानुसार अनुदान प्राप्त कर रही हैं। अभी पिछले दिनों जो 4 माह का अनुदान था उसमें 105 माह का अनुदान मंजूर हुआ है। नवंबर से लेकर के मार्च 2024 तक का 105 गौशालाओं का अनुदान मिला है। इसलिए क्या है कि 130 में शेष जो 25 है उनको भी हम इस परिधि में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी छोटी मोटी उनकी त्रुटियां होती हैं उसका निराकरण की उनको राय देते रहते हैं ताकि वो अगले आने वाले अनुदान के अंदर पात्र हो जाएं और उनको सरकारी अनुदान मिलना प्रारंभ हो जाए।
एक सर, जैसे हमने पूरे ज़िले में जाकर जब भौतिक स्तर पे जाने का प्रयास किया तो पता लगा भी अक्सर जो गौशालाएं हैं वो राज रकबा, गोचर भूमि होगी, वन विभाग की भूमि, जब जोड़ पाते हैं पर जो गांव की साझी ज़मीन होती है वहाँ पे चल रही है। लेकिन सरकारी काम है तो इसमें रजिस्ट्रेशन का एक अड़ंगा उसमें आ जाता है, उसको अनुदान नहीं मिल पाता। तो उसके लिए आपकी समिति द्वारा क्या प्रयास किए गए भाई? कोई नियमों में छूट के लिए क्या उसका प्रावधान है, जरा उसे संक्षेप में बताएं भाई। अगर उसका नियम चेंज करवाना है तो क्या उसका प्रावधान? नियमों में नियम चेंज कराने के लिए बहुत ही कठिन कार्य है, जिसके लिए हमने पूर्व में ही प्रयास किए थे। इसके लिए क्या है, विधान परिषद में रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट होगा तभी ये परिवर्तन संभव है। जिसके लिए क्या, विधानसभा अगर वह चाहे तो जोड़ पायतान और अन्य जो भी भूमि है उनको पहले राज रकबा घोषित करे, और राज रकबा घोषित होने के बाद सरकारी नियमानुसार उनका आवंटन, आज भी प्रावधान है कि भी प्रत्येक गौशाला को 10 बीघा तक की भूमि जिलाधीश द्वारा आवंटित की जा सकती है। और विगत पिछले 10 सालों में मैंने 2-3 गौशालाओं को भूमि आवंटन का कार्य करवा के भी दिए। और यहाँ पूर्ववर्ती जो भी जिलाधीश रहे हैं, जिसमें राजेसर गौशाला उनको 10 बीघा भूमि मिल चुकी है, और रावला में एक गौशाला उसको भी 10 बीघा भूमि का आवंटन निःशुल्क हो चुका है। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि भी जितने भी रेवेन्यू के नियम है ना, उसके लिए हमारा जब तक कोई विधायक प्रतिनिधि विधानसभा में जोर दे करके प्रश्न नहीं उठाएगा, चर्चा का विषय नहीं होगा, तब तक ये कानून में परिवर्तन होना संभव नहीं है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है पीछे। तो एक सरावगी जी आपसे बात करेंगे, हमने जब एरिया में गए तो कई गौशालाओं का ऐसा देखने को मिलता है, वो डेयरियों को उन्होंने गौशाला बना लिया। वहाँ पे भ्रष्टाचार, जो गौ सेवा के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें विभाग मौन है, जो क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति वो भी मौन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम मौन हैं। हमारे स्तर पर जितना भी हो सकता है हम लोगों को यही मोटिवेट करते हैं कि वे गौ सेवा के लिए ही गौशालाएँ बनाई गई है, और उसमें किसी भी प्रकार का गोवंश, चाहे वह बीमार है, चाहे विकलांग है या दुर्घटनाग्रस्त है, उसको अपनी गौशाला में शरण देवे, उसका भरण पोषण करे। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। अब रही बात सरकारी तंत्र की, सरकारी तंत्र में यदि किसी को कोई कमी नज़र आती है तो वो बेझिझक होकर के ऐसी गौशालाओं पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हमारा किसी पे कोई दबाव नहीं रहता है। और मैं इस चीज़ के लिए कई बारी सरकारी अधिकारियों से भी वार्ता हुई भी, आप अपने शक्तियों का प्रयोग करें, इनके ऊपर कार्रवाई करें, कोई ऐसा विषय नहीं है, ताकि अपने आप जो लोग गलत हैं बंद हो जाएंगे। तो सरावगी जी एक बात और करेंगे आपसे भाई, जो अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है 9 महीने का, और जो एक टेक्निकल सी बात है अभी, जो पशु है, पशु तो 12 महीने खाएगा, तो 3 महीने के लिए जो गौशाला है वो उसको कहाँ छोड़े, कि उसका मैनेजमेंट कैसे हो। और आज के समय में हरा चारा है, चाहे तूड़ी है, चाहे चिकित्सा सुविधा है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो इसके बारे में आपने कभी प्रयास नहीं हुआ अपनी समिति की तरफ से इसको 12 महीने अनुदान किया जाए? देखिए, 12 महीने अनुदान की जहाँ तक बात है, हमारी मांग सरकार से की हुई है। वर्तमान में अनुदान हमें छोटे पशु के लिए 20 रुपये और बड़े के लिए 40 रुपये सरकार देती है। इसके लिए भी हमने इसको 40 और 80 के लिए मांग कर रखी है। चिकित्सा सुविधा की जहाँ तक बात है, सरकार प्रत्येक गौशाला को निःशुल्क पशु चिकित्सा हेतु दवाइयाँ उपलब्ध करवाती है। ऐसा कानून में प्रावधान है और सरकार ने लिखित में हमें आश्वासन दिया हुआ है। आगे रही बात 3 महीने की, कोई भी गौशाला है उसको हम स्वावलंबी बनाने की ओर प्रयासरत हैं, और स्वावलंबन के अंदर ये भी दूध का उत्पादन करे। मूत्र का भी आजकल क्या है कि बहुत उपयोग हो गया है, और गोबर का भी क्या है कि एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। तो गोबर भी उसको सही ढंग से, कई राज्यों ने तो 2 रुपये किलो गोबर खुद ही खरीद करके एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है हमारे सामने। हमने सरकार को भी ये कहा है भी सरकार ऐसा कोई काम करे जिससे कि है ना। तीसरा विषय क्या है कि इसके अंदर जहाँ जहाँ गोबर है
उस गोबर से जैविक खेती करने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं भी गोबर से केंचुआ खाद तैयार करें और तैयार करके वो खाद बिल्कुल नॉमिनल रेट पर किसानों को दे, जिससे कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले। ठीक है जी। और भी अन्य गौशालाएं कुछ, यद्यपि गंगानगर ज़िले में अभी भी कोई भी गौशाला आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने की ओर अग्रसर नहीं है। उसका कुछ कारण रहा है, क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक विभाग से कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं और प्रशिक्षित डॉक्टर्स रखने पड़ते हैं। इस वजह से यहाँ काम बढ़ नहीं पाया। लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैंने अनुभव और देखा भी है प्रत्यक्ष कि भी आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा एक उदाहरण है, जहाँ की गौशाला में आयुर्वेदिक दवाइयाँ खूब हाई लेवल पे बनती हैं और वो गौशाला स्वावलंबी है। गंगानगर ज़िले में स्वावलंबन की जहाँ तक बात है कि यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाया गया था। एक गौशाला में मैंने देखा है उस गोबर गैस प्लांट को, पदमपुर की श्री गौशाला में। गोबर गैस प्लांट से उनको, जिस कंपनी ने गोबर गैस प्लांट लगाया वो कंपनी ही उनको गोबर के कीमत का लगभग 30 लाख रुपया दे रही है। और वो गोबर उनके लिए कोई बिकता नहीं था, लेकिन अब वो कंपनी खुद उनसे गोबर खरीदती है, 30 लाख रुपए सालाना भुगतान कर रही है। उससे खाद बनती है और वो खाद क्या है कि वो कंपनी वाले बेचते हैं। बहुत बढ़िया खाद है, मैंने खुद देखा है। तो इस तरह का भी ऐसा मतलब काम आगे हो सकता है। अभी राजस्थान में जयपुर के अंदर हिंगोनिया एक गौशाला है, वहाँ ये स्वावलंबन के कार्य में इंडियन ऑयल ने एक बहुत बड़ी यूनिट लगाई है। गोबर से वो गैस का उत्पादन करते हैं, सिलेंडर भर करके पूरे सिटी के अंदर कॉमर्शियल उनका विक्रय किया जा रहा है। ये भी एक अच्छा आय का साधन है। ये गौशालाएं अगर चाहें तो स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकती हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है। पर ये विषय क्या है कि उसको है ना एक अपने मेन मतलब उसका उद्देश्य लेके चलना पड़ेगा, स्टार्टअप की तरह से। मतलब सिर्फ सेवा के भाव से, सेवा के अलावा भी उसको है ना स्टार्टअप मान के चलें तो गोबर से बहुत काम लिया जा सकता है। गैस भी उत्पादन होती है, उससे बची हुई सैलरी से बहुत अच्छी खाद बनती है। ऐसा मैंने देख के आया हूँ प्रत्यक्ष। तो श्रावगी जी, बात करें अपने गऊओं की तो बात कर लेते हैं, लेकिन इलाके में कभी भी कोई नंदियों की बात नहीं करता। नंदीशाला नगर परिषद द्वारा संचालित हो रही है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कमियां हैं। तो इलाके में जो नंदीशाला के लिए 2022-23 में 5 नंदीशालाओं का घोषणा हुई थी, तो वो अभी तक 2 साल हो गए क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या है कि उनमें मैंने व्यक्तिगत रूप से इन 5 गौशालाओं में देखा है कि इनका मार्च 2024 के अंदर भौतिक सत्यापन हो गया था। एसडीएम स्तर की बैठकें हो चुकी है, बिल वगैरह बन कर के जिला पशुपालन अधिकारी श्री गंगानगर को प्रेषित किए जा चुके हैं। अब क्या है कि जिला पशुपालन अधिकारी अपने स्तर पर उन बिलों को जिला गौपालन समिति में रख करके, हमारी समिति जिला गौपालन समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब से पारित करके ऊपर भिजवाएं, तब जाके उनका पैसा आएगा। अब ये कुछ क्या प्रशासनिक कमियां रही हैं, जिसके कारण कि ये मामला थोड़ा ढीला चल रहा है। केवल गंगानगर जिला इसमें पिछड़ा हुआ है। तो अब बात करें जैसे क्षेत्र के युवाओं की, तो युवा कई जगह तो देखा जाता है भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन युवा थोड़ा थोड़ा नशे में जा रहा है। तो आपको नहीं लगता भी गौ सेवा नशे से दूर करने के लिए युवाओं को एक सही उदाहरण हो सकता है? देखिए, नशे से दूर करने के लिए उदाहरण तो सही हो सकता है। गौशालाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति को लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन की ज़रूरत होती है। वर्तमान में मेरे पास बहुत सी गौशालाओं की समस्याएं आई है भी उनको लेबर नहीं मिलती है। और मैंने सरकार को लेबर की समस्या का निदान करने के लिए लिखित में भेजा था कि नरेगा के कर्मचारियों से, नरेगा के जो भी मजदूर हैं उनसे गौशालाओं में काम लिया जावे, ताकि गौशालाओं का तो काम होगा, सरकारी धन का सदुपयोग होगा। और वो नरेगा के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस स्तर का है, चाहे वो गोबर उठाने वाला है, चाहे वो दूध दूहने वाला है, चाहे वो हरा चारा डालने वाला है, उसी स्तर का उससे काम लिया जाएगा। इससे एक पंथ दो काज होंगे, गौओं के सेवा भी होगी, गौशालाओं की लेबर की समस्या का निदान होगा और सरकार द्वारा वितरण किया जाने वाले धन का सदुपयोग होगा।
वर्तमान में नरेगा कर्मचारी आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनसे प्रॉपर काम नहीं लिया जाता है, खाली हाजिरी भर के सरकारी पैसा उठा लिया जाता है, जिसका कि और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भी कैसे इसका सदुपयोग हो। तो सरावगी जी, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरे इलाके के गौ भक्त देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे अनुरोध करना चाहेंगे? युवाओं से खास करके क्या अनुरोध रहेगा और सरकारों से आपका क्या अनुरोध रहेगा? युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे गौ सेवा के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कुछ नहीं हो तो सड़क के ऊपर घूमने वाले निराश्रित गोवंश को नज़दीकी गौशाला में पहुंचाने का काम करें और वहां तक ले जा कर के उस गौशाला के प्रबंधन पे ये दबाव बनाए कि भी इसको आश्रय दो। अगर कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए संबंधित उस क्षेत्र का जो प्रशासनिक अधिकारी है उससे संपर्क करे, बताए कि भी इनको ये किस वजह से इसको ये निराश्रित घूम रहा है गोवंश, क्योंकि ये अकेला ना तो गौशाला कर सकती है ना ही कोई सरकार कर सकती है। मेरे तो देखने में यह है कि जब से गौशालाओं में वृद्धि हुई है, कुछ गोवंश के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी हुई है और काफ़ी मतलब उसमें सुधार भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा मेरा अनुभव है। नई नई गौशालाओं के लिए अभी सरकार ने नई योजना डिक्लेयर की है कि भी सरकार नंदीशालाएं और गौशालाएं अपने स्तर पर खोलेगी, तो उसमें भी युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे सरकार के पास जगह तो दे देगी आपको, लेकिन काम करने के लिए तो युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर ही हिस्सा लेना होगा। ठीक है। और सरकारों से क्या अनुरोध रहेगा? सरकार को तो सिर्फ ये है कि भी थोड़ा सा इस तंत्र के अंदर है ना, जो भी पशुपालन के अंदर कर्मचारियों का मैंने अनुभव किया कि अभाव है। कुछ जगह हॉस्पिटल बना दिए गए हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है, कई जगह एलएसए भी नहीं है। मैं इस विषय में सरकार को 2-3 पत्र लिख चुका हूँ मंत्री महोदय को, भी चिकित्सालय खोलें तो इनमें चिकित्सक भी लगाओ, एलएसए भी लगाओ और दवाई पानी भी प्रॉपर दो, ताकि उन भवनों का उपयोग हो सके। कई तो भवन बना दिए सरकार ने पैसे लगा के, वो ताले लगे हुए हैं, कोई आता नहीं है जाता नहीं है। तो इस तरह सरकार से निवेदन है कि सरकार अपने तंत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन वैकेंसियों को फिलअप करे, जिससे कि जनता को भी लाभ हो और बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिले। ठीक है जी। ये है जी क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति जिला श्री गंगानगर के महामंत्री सुभाष जी सरावगी। सुभाष जी सरावगी पिछले 30 सालों से गौ सेवा में अथक प्रयास कर रहे हैं और अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही जितनी भी गौशालाएं हैं जिसमें कोई भी कानूनी दांव-पेच है तो सुभाष जी सरावगी उसे अपने अच्छे तरीके से सुलझाते हैं और उनकी पूरी सहायता करने का प्रयास करते हैं। अभी भी क्योंकि जो गंगानगर और अनूपगढ़ दोनों ज़िलों की ये समिति है और दोनों ज़िलों की जितनी भी गौशालाएं हैं उसमें प्रॉपर देख रेख की जा रही है, उनकी प्रॉपर समस्याओं को ऊपर उठाया जा रहा है। कुछ गौशालाओं के अभी रजिस्ट्रेशन के कारण उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा, उसके लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। दोबारा कार्य करने का गठन हुआ है और इसमें जो जितनी नई समस्याएं हैं, चाहे वो अनुदान को 12 महीने किया जाना है, चाहे वो उसको नरेगा की भागीदारी हो, और भी कई तरह की नई नई योजनाएं लाने का प्रयास किया जाएगा। और सभी तभी ये संभव होगा अगर इसमें युवा जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। युवा इससे अगर भागीदारी देंगे तो वो नशे से दूर रहेंगे, असामाजिक तत्वों से दूर रहेंगे, सामाजिक कामों के आएंगे। और आज के टाइम में अगर किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना है तो युवा का उसमें जन सहभागिता जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा गौ सेवा में आएँ और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।